Hey everyone, this is Preetika. Welcome back to my YouTube channel Study with Preetika. In the today's video, we are going to cover the very first chapter of our class 8, which is our crop production and management. So इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे types of crops. There are two types of crops. One is the rabi crop and second one is the kharif crops. Rabi crops are that crops which are grown in the winter season. Example of rabi crops are wheat. And next one is the kharif crops. Kharif crops are that crops which are grown in the rainy season. An example of kharif crop is rice, because rice needs a lot of water, that's why it is a kharif crop. नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, प्लो हो एंड कल्टिवेटर. नेक्स्ट वन इज सोइंग ऑफ सीड्स एंड ट्रांसप्लांटिंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन, रिमूविंग द वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स. ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो अभी चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ये जितना भी आपको पेज है इसके अंदर सिर्फ को ये बताया गया है कि हम क्रॉप्स को क्यों उगाते हैं, क्यों हम इसको कंज्यूम करते हैं. तो देखिए सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे, मैन है, एनिमल है, प्लांट्स हैं, उसको फूड क्यों चाहिए? उसको फूड चाहिए अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए. अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना हमारे, आपने छोटे क्लासेस के अंदर भी रीड किया है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद ब खुद प्रिपेयर कर लेते हैं बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस. इन द फोटोसिंथेसिस वो अपना खाना जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर की हेल्प से बनाते हैं और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की एनर्जी की. पर क्या आपने कभी सोचा कि क्या मैन, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से? नहीं, हम अपना खाना खुद ब खुद नहीं बना सकते. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स, इनको जो है खाना से रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स. किसके लिए चाहिए होती है? अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. जो मैन है वो अपना खाना लेता है प्लांट से और एनिमल से. अभी प्लांट से वो अपना खाना कैसे लेता है? जैसे कि प्लांट से उसको दाल मिली, चावल मिले, कनक मिली, तो इस तरह से. और एनिमल से लेता है वो, उसको रियर करता है, एनिमल्स को पालता है और पालने से उसको क्या मिलता है? उससे मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं. In other words, man has to grow plants and rear animals, bring up animals to meet his requirements of food. हम और शब्दों के अंदर ये कह सकते हैं जो मैन है वो प्लांट्स को उगाता है और रियर एनिमल्स, मैंने आपको बता दी कि रियर का मतलब होता है पालता है एनिमल्स को, ताकि उससे उसको जो है अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके. मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल in vast fields because the food grains produced by them are consumed in large amounts. बहुत तरह के प्लांट्स जो है एक बड़े सी जगह के ऊपर उगाए जाते हैं क्योंकि उसको खाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं. अभी जो व्हीट होती है हमारी, कनक और चावल, दो कॉमन एग्जांपल्स हैं इसकी, इसको हम फूड ग्रेन्स कहते हैं. इन एडिशन टू फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन सभी चीज़ों को हम एक बड़े सारे एरिया में उगाते हैं क्योंकि वो ये चीज़ें भी हमें चाहिए होती हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. दी एनिमल्स सच एज काउ एंड बफलो आर यूज्ड टू ऑब्टेन मिल्क. अभी हम काउ एंड बफलो को पालते हैं उनसे मिल्क लेने के लिए, और हम फिश एंड हेलन को पालते हैं उनसे मिल्क एंड मीट एंड एग्स लेने के लिए. In this chapter, we will study the different practices of obtaining food from both plants as well as animals. हम इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर रीड करेंगे किस तरह से हम जो हमारा खाना है वो प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं. आगे जाने से पहले हमें इस क्रॉप वर्ड का मीनिंग पता चाहिए. क्रॉप वर्ड का मीनिंग होता है फसल. हिंदी में हम क्रॉप को कहते हैं फसल. तो आई होप आपका भी बेस बन गया वो होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और हमारे लिए खाना क्यों ज़रूरी है. अभी हम पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में. When the same kind of plants are grown in the fields on a large scale to obtain food like cereals, wheat, rice, maize, pulses, vegetables and fruits, exactly, it is called a crop. जो हम एक सेम तरह का, यानी कि एक ही तरह का जो प्लांट है उसको एक बड़े सी जगह में उगाते हैं ना, उसको कहते हैं क्रॉप. अभी प्लांट क्या होता है आप समझो. प्लांट क्या होता है? प्लांट तो एक चीज़ होगी. हम कहते हैं ये जो है तुलसी का प्लांट कहेंगे ना, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लांट होता है, इंडिविजुअली वो एक होता है. बट क्या होता है जब हम एक बड़े से एरिया में उसको कितने सारे उसके उगाएंगे उसको,
सो 200 उगाएंगे, फिर वो क्या बन जाएगी क्रॉप, जिसके हम कितने सारे पैडी के प्लांट्स लगाते हैं, फिर जाकर हम कहते हैं कि जो पैडी की क्रॉप बन गई हमारी। आई होप यू क्लियर दिस। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड्स आर दैट ऑफ वीट। वो चीज़ मैंने आपको बताई जो कहते हैं जैसे कि जो क्रॉप है वीट की, अगर हम एक प्लांट को एक एक करके इतने सारे प्लांट्स लगा दे एक फील्ड के अंदर, फिर वो क्या बन जाएगी क्रॉप बन जाएगी वीट की। अ क्रॉप इज कॉल्ड फसल इन हिंदी। हम क्रॉप को हिंदी में फसल कहते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड्स बाय फार्मर्स। क्रॉप्स को मिट्टी के अंदर उगाते हैं फार्मर, जिसको हम हिंदी में किसान कहते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स आपको आगे देंगे। क्रॉप्स के अंदर आप लिखेंगे वीट, कनक, पैडी, चावल, मेज, मक्की। मिल्ट में आ जाएगा आपका बाजरा, ज्वार एंड बार्ले। पल्सेस में आपकी पल्सेस होती है आपकी दालें आ जाती हैं इसके अंदर, जिसके ग्राम, चना, पीस, मटर एंड बीन्स फलियाँ। ऑयल सीड्स का मतलब होता है जिन चीज जैसे बीज जिनसे हमें तेल मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड, सरों, ग्राउंडनट, मूंगफली से तेल निकालते हैं हम। सनफ्लावर यानी कि सनफ्लावर से हम तेल निकालते हैं। वेजिटेबल्स में टोमेटो, कैबेज एंड स्पिनच। फ्रूट्स में बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर। हर एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में 2 तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप में ग्रो वेल इन रेनी सीजन ड्यूरिंग समर बट इट में नॉट ग्रो वेल इन विंटर सीजन। जैसे कि क्रॉप है वो जो रेनी सीजन के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करती है, लेकिन वो विंटर सीजन के अंदर ग्रो नहीं कर सकती है। सिमिलरली इसी तरह से कोई और क्रॉप है जो कि अच्छे से सर्दियों में उग जाएगी, पर वो रेनी सीजन के अंदर नहीं ग्रो कर सकती है। अब ये सब कुछ सीजन के ऊपर डिपेंड करता होता है। इन विच दे ग्रो वेल। हर एक फसल का एक अपना सीजन होता है जिसके अंदर वो ग्रो कर पाती हैं। ऑल द क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेनी ग्रुप्स। इसलिए इनकी पहचान करने के लिए कि कौन सी समर के अंदर ग्रो कर रही है रेनी सीजन के अंदर और कौन सी विंटर के अंदर ग्रो कर रही है, इसके लिए इनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन वाली, रबी क्रॉप्स विंटर सीजन वाले। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जिन क्रॉप्स को हम रेनी सीजन के अंदर उगाते हैं उनको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन होता है हमारा वो होता है जून से लेकर सितंबर तक हमारा रेनी सीजन चलता है। द सोइंग होता है बीज बोना। सोइंग मीन्स बीज को बोना। The sowing for खरीफ क्रॉप starts in June July at the beginning of south west monsoon। अभी इनको कब स्टार्ट करते हैं इनको उगाना, इनको स्टार्ट करते हैं उगाना जून और जुलाई के मंथ के अंदर इनको सो देते हैं मिट्टी के अंदर। फिर क्या करते हैं, बिकॉज दिस क्रॉप्स पर्टिकुलरली पैडी नीड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि जो पैडी होते हैं इसको सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है इसकी ग्रोइंग के लिए। द खरीफ क्रॉप्स पैडी जो होते हैं हमारे वो चावल होते हैं, चावलों को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मॉनसून सीजन ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर। हार्वेस्ट मतलब कटाई करना। फिर खरीफ क्रॉप्स को हम सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर कट कर देते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स की एग्जांपल होती है हमारी पैडी, चावल, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। द खरीफ क्रॉप्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को आप समर क्रॉप्स भी कह सकते हो। प्लीज नोट दैट पैडी इज राइस चिल इन द हस्क। पैडी को हम राइस चिल कहते हैं हस्क के अंदर। सो पैडी क्रॉप गिव्स अस राइस। इसका मतलब क्या, जो पैडी है वो हमें राइस देती है। इन अदर वर्ड्स पैडी इज अ राइस क्रॉप। हम और शब्द के अंदर क्या कह सकते हैं, पैडी चावल की क्रॉप होती है। पैडी इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। अभी आपने सोचा कि पैडी को हम रेनी सीजन के अंदर क्यों उगा सकते हैं, क्योंकि उसको एक लॉट ऑफ वाटर चाहिए होता है इसकी ग्रोइंग के लिए। Paddy can't be grown in the winter season because water available in winter is much less। पैडी को आप विंटर के अंदर नहीं उगा सकते क्योंकि विंटर सीजन के अंदर पानी की मात्रा कम होती है। ऑन दी अदर हैंड इफ wheat is sown in the खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो वेल। अभी दूसरे जगह में अगर आप जो है हमारी कनक है, अगर आप कनक को खरीफ सीजन के अंदर उगा दोगे तो अच्छे से नहीं उग पाए, क्योंकि खरीफ के लिए जो हमारी रबी क्रॉप होती है ना जैसे कि कनक, उसके लिए सबसे अच्छा सीजन होता है विंटर वाला। दिस इज बिकॉज वीट प्लांट्स कैन टॉलरेट टू मच वाटर ऑफ द रेन सीजन। क्यों नहीं ग्रो कर सकते हम वीट को मॉनसून सीजन में, क्योंकि जो वीट होता है उसको इतना सारा पानी नहीं चाहिए होता है। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स।
अभी जो विंटर सीजन के अंदर उगाते हैं उसे कहते हैं रबी क्रॉप्स। अभी आपको आई होप आपको लर्न हो गया होगा कि जो खरीफ क्रॉप्स है वो उगाई जाएंगी रेनी सीजन के अंदर, रबी क्रॉप्स उगाई जाएंगी आपकी विंटर सीजन के अंदर। द टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जो हमारे रबी क्रॉप्स होते हैं ना उसको हम ग्रो करते हैं अक्टूबर टू मार्च के मंथ के अंदर। दिस सोइंग फॉर रबी क्रॉप्स बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर अक्टूबर टू नवंबर। अभी हम इसको सोइंग कब करते हैं? सोइंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है इसका अक्टूबर से नवंबर में। एंड दी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय अप्रैल और मार्च, और फिर इनको कटाई कर देते हैं इसकी मार्च या फिर अप्रैल के अंदर। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल ले लीजिए आप, वीट, ग्राम, चना, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड। द पीपल हु हैव नो permanent homes and continuously move from one place to another are called nomads or wanderers। जिन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको कहते हैं नोमैड्स और वंडरर्स। अभी ये जो बात है वो आपको बता रहे हैं 10,000 BC की। ये अभी तो हमारे सी चल रहा है, सेंचुरी हम जिसे कहते हैं। ये BC वो टाइम था जिसमें कहते हैं बिफोर क्रिस्ट पीपल वर नोमैडिक। अभी ये बात है जब 10,000 BC में तब जो लोग थे वो नोमैडिक थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ये कंटिन्यूसली मूव करते थे इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। कंटिन्यूसली मतलब चलते ही रहते थे। किसके लिए चलते थे? ये एक शेल्टर के लिए और फूड के लिए, क्योंकि अगर इन्हें कभी कहीं पर शेल्टर मिल जाता था, छत सी मिल जाती थी, मतलब पेड़ों की या फिर कैसी पत्थरों की वगैरह रह लेते थे, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए रहते थे। क्योंकि अगर वहाँ पर इनको अच्छा पानी मिलता था, इनको लगता था कि हाँ कुछ है खाने के लिए, तो खुद ब खुद उग जाता था कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो उसे खा लेते थे। दिस नोमैडिक पीपल एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फाउंड इन नेचर एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। ये जो लोग थे ये कच्चे फलों को और सब्जियों को खाते थे। फाउंड इन नेचर एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, जो कि नेचर कुदरत से मिलते हैं, और ये हंटिंग करते थे एनिमल्स को फूड के लिए, हंटिंग मारते थे। अभी सब्जियों को हम तो पका कर खाते, कच्ची सब्जियाँ खाते थे, क्योंकि इन्हें तो कुक करना आता ही नहीं था। लेटर दे सेटल्ड नियर द सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड कल्टिवेटेड लैंड टू प्रोड्यूस व्हीट, पैडी एंड अदर फूड क्रॉप्स। फिर जब इनके अंदर कुछ समझ आने लगी, फिर ये उस एरिया के अंदर रहने लगे। दिस इज हाउ एग्रीकल्चर वॉज बोर्न। ये आपको स्टोरी बताइए उन्होंने किस तरह जो एग्रीकल्चर है वो शुरू हुआ। द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इन द फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड लाइक वीट, राइस एक्सेक्ट्रा इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जब हम प्लांट्स और क्रॉप्स को उगाते हैं फील्ड्स के अंदर, उनसे वीट, राइस को लेने के लिए उससे कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी, और कृषि कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अभी हम पढ़ेंगे वेरियस अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को। अभी हमने पढ़ लिया 10,000 BC में क्या था, पीपल जो थे हमारे नोमैडिक थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। अगर उन्हें कुछ खाने को मिलता था तो वो खा लेते थे, शेल्टर मिल जाता था, वहाँ पर वो थोड़ा समय के लिए रुक जाते थे। फिर क्या हुआ, जब लोगों को थोड़ी सी समझ आने लगी, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ना, वो देखते थे कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर कल्टिवेशन वो कर सकते हैं, फिर वहाँ पर वो खाना उगा लेते थे क्रॉप्स को, और फिर वहाँ पर रहते थे। हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। इन ऑर्डर to raise a crop or cultivate a crop successfully and profitably for food production, a farmer has to perform a large number of tasks in a sequence, one after the another। अभी एक अच्छी क्रॉप को उगाने के लिए उसको और उससे उसको अच्छा प्रॉफिट भी मिले, इसलिए इसके लिए फार्मर को बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है, और उसको सीक्वेंस के अंदर एक सीरीज वाइज के अंदर आपको गिवन है 7 टास्क आर देयर। The various tasks performed by a farmer to produce a good crop are called agricultural practices। जो टास्क एक फार्मर करता है एक अच्छी क्रॉप को उगाने के लिए उससे कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। The various agricultural practices which are carried out at different stages of crop production are, फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। नेक्स्ट वन इज सोइंग, उसके अंदर बीज बोना मिट्टी के अंदर, उसके अंदर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। फिर इरिगेशन सिस्टम, रिमूवल ऑफ वीड्स, उसके अंदर जो अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं उसको रिमूव करने को कहते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स। हार्वेस्टिंग, कटाई करना। देन उसको स्टोर करके रखना जिसे हम कहते हैं स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इन एडिशन
To these regular agricultural practices, one more agricultural practice called rotation of crops is undertaken sometimes to improve the fertility of soil and increase the crop yield. इसके अलावा एक और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कि फार्मर करते हैं, उससे कहते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप से अंडरटेकन की जाती है समटाइम्स, कभी कभार, किसके लिए? इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड. The various agricultural practices require certain tools or implements. Implements means औजार, which are called agricultural implements. अभी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको कितने सारे तरह के टूल्स और इम्प्लीमेंट्स चाहिए होंगे, इनको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक होए, प्लो, कल्टीवेटर. We will now describe all the agricultural practices in detail to know how food is produced on a large scale. अभी हम इनको डिस्कस के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हम पता चले किस तरह से जो क्रॉप है वो उगाई जाती है. फर्स्ट प्रोसीजर, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना. द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. सबसे ऊपर वाली लेयर होती है धरती की, उसे हम कहते हैं सॉइल. द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल. जो क्रॉप के प्लांट्स है उसे हम किसके अंदर उगाते हैं? सॉइल के अंदर. सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमन्स एंड एनकरेज फिक्सिंग फर्मली टू द प्लांट. Preparation of soil is the first step in cultivating a crop for food production. Preparation of soil ही पहला step है. The soil is prepared for sowing the seeds of the crop by plowing, leveling and manuring. तो preparation of soil के अंदर हम 3 steps को डिस्कस करेंगे और वो 3 steps होंगे हमारे plowing, leveling, मिट्टी को लेवल करना, उसको मैन्योर करना. Each one of these steps has own significance. इन हर एक स्टेप्स का एक अपना महत्व है. अभी चीज़ों को आगे बताया गया आपको अच्छे से. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टीलिंग. जब हम मिट्टी को लूज करते हैं अच्छे से ताकि उसके अंदर क्रॉप को उगा सके और उसको टर्न करते हैं उसको हम कहेंगे प्लोइंग और टीलिंग. प्लोइंग और टीलिंग ऑफ फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लो. अब हम प्लोइंग एंड टीलिंग किस इम्प्लीमेंट के हेल्प से करते हैं? उस इम्प्लीमेंट का नाम होता है प्लो. प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. जो प्लोज होते हैं हमारे वो लकड़ी से या फिर आयरन से बने होते हैं. एंड दे हैव एन आयरन टिप फॉर इजी पेंट्रेशन. ये देखिए ये प्लोइंग कर रहे हैं. पहले ज़माने में प्लोइंग जो प्रोसेस था वो ब्लैक कार्ड से डन होता था. इन नाउ डेज जो प्लोइंग का प्रोसेस है वो ट्रैक्टर्स की हेल्प से डन हो रहा है, क्योंकि जो ट्रैक्टर्स हैं वो कम टाइम लेते हैं इसको करने में. And they have an iron tape for easy penetration into the soil. The plows are pulled by a pair of bullocks or by a tractor. जो प्लो है वो किया जाता है with the help of the bullocks या फिर ट्रैक्टर की हेल्प से. Actually the plowing of small fields is done with the help of animals like bullocks. With large fields are plowed by using tractors. जब तो किसी स्मॉल एरिया के अंदर क्रॉप को उगाना होता है फिर तो इसकी जो प्लोइंग है वो ब्लक से पेयर से आप कर सकते हो. पर अगर आपको लार्ज स्केल के अंदर उगाना होगा ना फिर आपको ट्रैक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर्स है वो एक ही बार के अंदर काफ़ी सारा जो है मिट्टी को कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं. द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग इज बेनिफिशियल. भी मिट्टी को लूज़ करना क्यों बेनिफिशियल है ये आपको आगे जो बताया गया है. द लूज सॉइल अलाउज द प्लांट रूट्स टू पेंट्रेट. पेंट्रेट मतलब अंदर चला जाना freely and deeper into the soil so that plants are held more firmly to the grounds. अगर हम मिट्टी को अच्छे से लूज हो जाए ना हमारी मिट्टी, तो जो प्लांट के रूट होते हैं, जड़ें होती हैं, वो अच्छे से मिट्टी के अंदर जाती हैं और वो अच्छे से क्रॉप हमारी बाहर आती है. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू ब्रीथ इजीली. हेल्प करती है प्लांट्स को कि वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए यानी सांस ले पाए. नेक्स्ट, इवन व्हेन द रूट्स आर डीप, अगर रूट्स डीप भी हों फिर भी, दिस इज बिकॉज लूज सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ एयर इन स्पेस. ये क्यों है? क्योंकि जो हमारी लूज सॉइल होती है ना वो अपने अंदर बहुत सारी एयर ले लेती है. द लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स. लूज सॉइल हेल्प करती है ग्रो होने में किसको? वर्म्स को और माइक्रोब्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं मिट्टी के अंदर, जो कि हु आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे हेल्प इन फर्दर टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल. जो कीड़े होते हैं हमारी मिट्टी के अंदर वो भी हेल्प करते हैं फार्मर को. किस लिए? क्योंकि वो भी हेल्प कर देते हैं मिट्टी को टर्निंग एंड लूजिंग के अंदर. दे ऑल्सो एड ह्यूमस टू सॉइल. साथ साथ ही मिट्टी को ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं. प्लोइंग ऑल्सो uproots and buries the weeds, unwanted plants
स्टैंडिंग इन द फील्ड एंड थियरबी सफोकेट दम टू डेथ। जो प्लोइंग है वो ऑल्सो करता है हमारा अप्रूट्स एंड बरीज करता है वीड को। वीड्स होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट्स जो कि फील्ड के अंदर होते हैं और इससे उनकी डेथ हो जाती है। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग प्लोइंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज देयर न्यूट्रिएंट। जो लूजनिंग और टर्निंग से जो सॉइल होती है उसके अंदर सॉइल को प्लो करने से उसके अंदर जो सॉइल तुम्हारा न्यूट्रिएंट रिच बन जाती है ताकि जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को ले पाएँ। इफ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट ब्रेक्स इनटू लार्ज मड क्रम्स ड्यूरिंग प्लोइंग। अगर जो हमारी सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड सी होगी और ड्राई यानी कि सूखी सूखी सी होगी, उसके अंदर पानी नहीं होगा, तो उससे मड के ना मिट्टी के क्रम से बन जाएंगे प्लोइंग के समय। द मड क्रम्स आर देन ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग अ सॉइल प्लैंक कॉल्ड क्रम क्रैशर। अब ये जो हमारे मड क्रम्स बन जाएंगे ना, इसको फिर ब्रोक किया जाएगा किसकी हेल्प से? एक सॉइल प्लैंक की हेल्प से जिसका नाम होता है क्रम क्रशर। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 4। The plowed soil is cut loose, so it is liable to be carried away by strong winds or washed away by rain water। अब जब सॉइल को प्लो कर लेंगे तो कुछ लूज मतलब काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है और वो लेबल हो जाती है ताकि वो कैरिड अवे हो जाए स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर, अच्छे से उसको पानी मिल सके। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अभी जब सबसे टॉप वाली लेयर होती है सॉइल की जो वो बह जाती है विंड या फिर वाटर से, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। ये अपने छोटे क्लासेस के अंदर डिस्कस किया होगा व्हाट इज द सॉइल इरोजन। द प्लोड सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद एन वुडन leveler or an iron leveler so that the top soil is not blown away by wind or drained off by water and soil erosion is prevented। The leveling of plowed soil is beneficial because of the following reasons। गाइस जो हमारी वीडियो वो 22 मिनट्स की हो गई है, दैट्स वाई आई एम एंडिंग अ टुडेस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी एंड अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।